सोशल मीडिया के पन्ने पलटते पलटते एक लड़का और एक लड़की ना जाने कब दोस्त बन जाते हैं, ये पता ही नहीं चलता। बातचीत का सिलसिला कुछ इस तरह से आगे बढ़ता है कि पहले तो वो दोस्त बनते हैं और अचानक से वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं, और प्यार करते करते वो दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों लिविंग में रहना शुरू कर दें। उसके बाद में पता चलता है कि लड़की कभी कभी अचानक से गायब हो जाती थी, कभी रात को गायब हो जाती थी, कभी दिन में गायब हो जाती थी, और एक दिन वो लड़की ऐसे गायब होती है कि वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। उस लड़के ने उस लड़की को तलाश करने की कोशिश की थी, लेकिन वो लड़की नहीं मिलती। यही नहीं, उस लड़की के परिवार वाले लोगों ने भी उस लड़की को तलाशने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की नहीं मिली। लेकिन अचानक से 96 दिन के बाद वो लड़की बरामद होती है। जैसे ही वो लड़की बरामद होती है तो सोशल मीडिया के थ्रू और आसपास के लोगों के पास ये खबर पहुंचती है, तो वहाँ के लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि अचानक से लड़की क्यों गायब हुई और इस लड़की को किसने गायब किया था। दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप लोग देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, अगर आपको भी क्राइम की कहानी सुनना पसंद है और आप इन कहानियों को सुनकर जागरूक होना चाहते हैं, तो आप लोग मेरा चैनल गौरव शर्मा सफ़र सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। उत्तराखंड का एक शहर पड़ता है देहरादून, और ये कहानी देहरादून से ही शुरू होती है। लेकिन एक लड़की, हरिद्वार का एक थाना पड़ता है कनखल, और कनखल का एक गांव पड़ता है जमालपुर, वो जमालपुर के रहने वाली थी। सन 2017 और 18 में वो अपने परिवार के लोगों से ये कहकर निकली थी कि मैं बाहर कुछ कमाने खाने के लिए जा रही हूँ, और आप लोगों की जितनी मदद हो सकेगी मैं वो करूँगी। ये लड़की ये कहकर अपने घर से निकलती है और बाहर जाके कमाने लगती है, और कमाकर इसके पास जितने पैसे आते थे उसमें से जो अपना खर्चा होता था उसको अलग करके, और जो बचते थे उन पैसों को अपने घर पर भेज दिया करती थी। और उसकी बातें अक्सर उसकी अम्मी से हुआ करती थीं। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे कर कर ये समय बीतता जाता है। सन 2018 से 2023 आ जाती है, यानी कि 5 साल बीत जाते हैं। अब 26 दिसंबर सन 2023 के बाद से अचानक से उस लड़की की बातें अपनी अम्मी से होना बंद हो जाती हैं, और उसकी माँ बहुत परेशान होती है कि आखिर उसकी बेटी से बात क्यों नहीं हो पा रही है। अब जब उसकी माँ, उसका नाम होता है सहनूर, सहनूर जब अपनी बेटी से बात नहीं कर पाती है तो परेशान हो जाती है कि आखिर उसकी बेटी से उसकी बात क्यों नहीं हो पा रही है, आखिर उसकी बेटी कहाँ है। अपनी बेटी के बारे में जानकारी पाने के लिए सबसे पहले उसने अपनी बेटी के फ़ोन पर फ़ोन किया, तो देखा कि उसका फ़ोन बंद था। जब उसके पास 1-2 नंबर और थे जो उसकी बेटी के फ्रेंड के थे, उसके आसपास के लोगों के थे, उन सबको उसकी माँ ने फ़ोन किया, तो उन सब ने कहा कि आपकी बेटी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए उसकी माँ परेशान हो जाती है। वो अपने पति से कहती है, रिश्तेदारों से कहती है, और जो आसपास के लोग होते हैं, वहाँ के नेता होते हैं, उनसे कहती है कि मेरी बेटी घर से निकली है, उससे मेरी बात हुआ करती थी, लेकिन अचानक से मेरी बात होना उससे बंद हो गई है। मैं फ़ोन मिला रही हूँ तो उसका नंबर स्विच ऑफ जा रहा है, और उसके जानने वालों से जब मैंने संपर्क किया तो वो सब लोग कह रहे हैं कि हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और यही नहीं, जो उसका नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है वो वहाँ जाती है। वहाँ जाके पुलिस वाले लोगों से कहती है, उसके आसपास घूमती है, जो वहाँ के नेता होते हैं उन सब के पास जाती है, और वहाँ से अपनी बेटी को ढूंढने की गुहार लगाती है। और कब 1 महीना बीत जाता है ये पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो लड़की दिसंबर में गायब हुई थी और जनवरी में उसके बारे में उसे कोई जानकारी मिलती है। 27 जनवरी के बाद जब वो पुलिस स्टेशन जाती है तो वहाँ पे पुलिस वाले उससे कहते हैं कि ये मामला हरिद्वार का नहीं है, ये मामला देहरादून का है और आप देहरादून जाइए। आखिरकार वो महिला 29 जनवरी सन 2024 को देहरादून जाती है। वहाँ पे पटेल नगर एक थाना लगता है जो कि देहरादून का है, वो वहाँ जाती है। वहाँ पर जाकर वो पुलिस वालों से कहती है कि मेरी बेटी गायब है, इसे ढूंढ दीजिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो महिला पहले भी उस पुलिस स्टेशन आई थी, लेकिन उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन अब की बार वो महिला जैसे ही पुलिस स्टेशन आती है वो जिद पकड़ लेती है और पुलिस स्टेशन से नहीं जाती। वो कहती है कि मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, आखिर मेरी बच्ची किस हाल में है, मुझे इसकी जानकारी चाहिए।
आखिरकार पुलिस उसकी रिपोर्ट लिख लेती है। अब पुलिस ने उसकी रिपोर्ट तो लिख ली, लेकिन पुलिस को जिस ईमानदारी से उस केस को डील करना था, यानी कि उस लड़की को ढूंढना था, पुलिस उस ईमानदारी से वो काम नहीं करती। आखिरकार वो महिला रिपोर्ट लिखवाकर अपने घर आ जाती है। अब जब वो अपने घर आ जाती है तब भी वो नहीं मानती। वो अपने आसपास के नेता लोगों के पास जाती है, जो बड़े लोग होते हैं, जिनकी जान पहचान होती है, उन लोगों के पास जाती है। वो महिला हार नहीं मानती। वो अपनी बेटी के लिए इधर उधर चक्कर काटती रहती है कि शायद कोई तो उसकी मदद करे। अब इधर देहरादून में पुलिस ने उसकी रिपोर्ट लिख ली थी, लेकिन क्या होता है, पुलिस उतनी अच्छी तरह से उस लड़की को नहीं ढूंढते, लेकिन थोड़ी बहुत उस लड़की के बारे में जानकारी निकालते हैं कि वो कहाँ रहती थी। वो वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि लड़की यहाँ रहती थी और यहाँ से गायब है। तब पुलिस को पता चलता है कि उसके साथ में एक लड़का रहा करता था, और वो लड़का भी तभी से गायब है, तब से वो लड़की गायब थी। लेकिन पुलिस कोई ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं करती और वो वहाँ से वापस आ जाती है। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि पुलिस भूल जाती है कि कोई लड़की खोई है या कोई लड़का गायब है। लेकिन 30 मार्च को अचानक से पुलिस के पास उसके मुखबिर के द्वारा एक कॉल आता है। तो मुखबिर बताता है कि जो लड़की जो थी, जो पुलिस स्टेशन लगता है देहरादून का पटेल नगर, उसके पास एक कॉलोनी थी संस्कृति, उसी के पास ISBT पर वो किराए पर रहा करती थी। और जो लड़का उसके साथ रहा करता था वो आज अपने घर पर देखा गया है, जहाँ पर कि वो किराए पर रहते थे। उस लड़के का नाम राशिद होता है और उसके बाप का नाम होता है मुस्लिम। उसके गांव का नाम होता है बागोवानी और उसकी चौकी होती है नई मंडी और ज़िला होता है मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। वो वहाँ का रहने वाला था। हालांकि पुलिस पहले भी उसके घर और गांव गई थी, लेकिन राशिद उनको अपने गांव में नहीं मिलता, इसलिए पुलिस वापस देहरादून आ जाती है और अपने काम में जुट जाती है। और अब जैसे ही 30 मार्च को पुलिस को उसके मुखबिर द्वारा ये पता चलता है कि राशिद उसी कमरे पर आया है जहाँ पर कि सहनूर और राशिद एक साथ किराए पर लिविंग में रहा करते थे, वो वहाँ पे तुरंत पहुँच जाती है। अब पुलिस जैसे ही उसके उस कमरे पर जाती है तो वो देखते हैं कि राशिद लगभग 3 महीने बाद, यानी कि 96-97 दिन के बाद अपने उस कमरे पर जाता है। और जो वहाँ पे उसका सामान पड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो 3 महीने से गायब था, तो उसका सामान जो था लॉक किया हुआ था, ताले में बंद था। तो राशिद क्या कर रहा होता है, उस सामान को इकट्ठा कर रहा होता है और उसको ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। अब पुलिस जैसे ही उसके रूम पर जाती है तो राशिद को पकड़ लेती है, उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसे अपने साथ लेकर थाने पहुंचती है। अब वो थाने ले जाकर राशिद से पूछते हैं कि बताओ, तुम आखिर 3 महीने से कहाँ थे? हम तुम्हारे घर गए थे, तुम्हारे गांव गए थे, और तुम जहाँ पर काम करते थे हमने वहाँ पे भी तुमको ढूंढा, तुम कहीं भी नहीं थे। और ना तुम्हारा कोई अता था, ना पता था, ना तुम्हारा कोई फ़ोन नंबर था। तुमसे कैसे हम संपर्क करते? तुम्हारे परिवार के लोग तुमसे आखिर कैसे संपर्क कर रहे थे? और जो लड़की तुम्हारे साथ रहा करती थी लिविंग में, वो लड़की आजकल कहाँ है? वो 3 महीने से गायब है, वो कहाँ है? उसके बारे में भी तुम हमें पूरी जानकारी दो। जब राशिद से ये सारी बातें पूछी जाती हैं तो राशिद बताता है कि साहब, वो लड़की थोड़ी बदचलन किस्म की थी। वो आए दिन रात में गायब हो जाया करती थी, कभी कभी दिन में भी गायब हो जाया करती थी। उसका लगता है मेरे हिसाब से किसी लड़के के साथ अफेयर भी चल रहा हो सकता है, तो इसलिए मेरा मानना है कि वो लड़की शायद किसी के साथ भाग गई है। अब वो किसके साथ भागी है मुझे नहीं पता, और इससे ज़्यादा मैं उस लड़की के बारे में कोई भी जानकारी नहीं रखता। लेकिन पुलिस उसके जवाबों से कहाँ संतुष्ट होने वाली थी। पुलिस उससे बार बार और सवाल करती है, वो बार बार ऐसे ही और जवाब देता है। अब क्या होता है कि पुलिस उसके साथ थोड़ी सख्ती दिखाती है, और जब पुलिस उसके साथ सख्ती दिखाती है तो आखिरकार राशिद टूट जाता है। और राशिद टूटता है तो वो एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसे सुनकर देहरादून, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे गांव ये सब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक छोटी सी वजह से ये लड़का ऐसा भी कुछ कर सकता है। दोस्तों, दरअसल ये कहानी शुरू होती है सन 2018 से। सन 2018 में क्या होता है, ये लड़का जो होता है, इसका नाम राशिद, वो कईयों सारे प्लेटफॉर्म पर, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी आईडी बनाता है और वहाँ पे ये क्या करता है, चैटिंग करता है और नई नई लड़कियों से दोस्ती करता है। और वहाँ पे ये क्या करता है, नई नई लड़कियों से दोस्ती करता है, उनको फंसाने की कोशिश करता है। और तभी अचानक इसके सामने एक आईडी आती है सहनूर की,
और सहनूर इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। अब सहनूर क्या होता है, वो देहरादून के एक मोहल्ले में रहा करती थी और वहाँ पे वो काम भी किया करती थी। अब ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से चैटिंग करना शुरू कर देते हैं और अब इनकी चैटिंग का सिलसिला कुछ इस तरह से बढ़ता है कि इनकी बातें बढ़ने लगती हैं। अब ये चैटिंग से वीडियो कॉल पर आ जाते हैं और वीडियो कॉल से कॉलिंग पर आ जाते हैं। अब ये सुबह शाम जब भी फ्री हुआ करते थे, ये एक दूसरे से बात किया करते थे, एक दूसरे से फ़ोटो शेयर किया करते थे और प्यार मोहब्बत की बातें करना इन्होंने शुरू कर दिया था। और अब धीरे धीरे करके सन 2018 से सन 2023 आ जाती है। अब एक दिन क्या होता है, राशिद सहनूर से बोलता है कि हमें इतना समय हो गया बात करते करते, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अब हम दोनों को मिलना चाहिए? तो सहनूर कहती है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम जब चाहो मुझसे मिल सकते हो। अब जैसे ही सहनूर ने उससे मिलने के लिए हाँ कहा तो लड़का बहुत खुश होता है। अब वो मुजफ्फरनगर से उस लड़की से मिलने के लिए देहरादून जाता है। अब जैसे ही वो देहरादून जाता है, उस लड़की से मिलता है, तो उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। तो वो बहुत देर तक प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं और उसके बाद में वो दोनों फैसला लेते हैं कि वो दोनों मिलकर यहाँ पे देहरादून में कमरा लेंगे और कमरे में एक साथ मिलकर रहा करेंगे, यानी कि वो दोनों लिविंग में रहा करेंगे। और वो दोनों देहरादून में एक कमरा लेते हैं और वहाँ पे साथ साथ रहना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है, सितंबर का महीना बहुत ही अच्छी तरह से कट रहा होता है। सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, नवंबर आता है, ये महीने बहुत अच्छे कट रहे होते हैं। लेकिन नवंबर में क्या होता है, वो लड़का एक चीज़ पे बहुत दिन से गौर कर रहा होता है। चाहे सितंबर से वो उससे मिला था, वो देखता है कि वो लड़की कभी कभी अचानक से रात को गायब हो जाया करती थी, कभी कभी वो दिन में भी गायब हो जाया करती थी, कभी कभी वो 1-2 दिन के लिए गायब हो जाया करती थी। तो वो लड़का जो था राशिद बड़ा परेशान था कि आखिर ये लड़की जाती कहाँ है। वो क्या करता है, एक दिन सहनूर रात को आती है घर पे लगभग 2 बजे के आसपास। तो वो उससे पूछता है कि आखिर तुम जाती कहाँ हो, क्या काम करती हो, मुझे बताओ। लेकिन सहनूर ने उसको कभी कुछ नहीं बताया था कि वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या काम करती है। तो इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में कभी कभी झगड़े हुआ करते थे। लेकिन सहनूर उसे कभी भी कोई काम, अपने काम के बारे में नहीं बताती। कभी कभी क्या होता था, राशिद उससे बोलता था कि ऐसा तुम जहाँ पे जा रही हो मुझे दिखा दो कि आखिर तुम कहाँ पे क्या काम कर रही हो। लेकिन सहनूर ने उसको नहीं दिखाया कि वो क्या काम करती थी और किस जगह पर करती थी। अब ऐसे ही करते करते होता क्या है, ये लड़की 26 दिसंबर रात को तकरीबन 2 बजे अपने घर पहुंचती है, यानी कि 27 की सुबह और 26 की रात को वो अपने घर पहुंचती है और अपना दरवाज़ा खटखटाती है। अब जैसे ही दरवाज़ा खटखटाती है तो दरवाज़ा खुलता है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वो देखती है कि राशिद सारी रात उसके लिए जागा हुआ था, क्योंकि आज राशिद भरा हुआ था अंदर से कि आखिर ये जाती कहाँ है। तो राशिद उससे पूछता है कि आज देखो मैं भर चुका हूँ, मैं अंदर से पूरी तरह से ओवर हो चुका हूँ, तुम्हें आज बताना ही होगा कि आखिर तुम जाती कहाँ हो। अब जब राशिद उससे ये सारी बातें पूछ रहा होता है तो होता क्या है, वो लड़की उसकी बात पे जरा भी ध्यान नहीं देती और कमरे के अंदर चली जाती है। राशिद को ये बात देखकर बहुत गुस्सा आता है कि इसने तो मेरी बात भी नहीं सुनी। अब वो लड़का उससे बार बार पूछता है कि बताओ तुम कहाँ गई थी, कैसे गई थी, कहाँ गई थी। अब वो बताती ही नहीं है। अब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तो जैसे ही वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने पड़ लगता है तो इधर से वो लड़की भी ज़ोर ज़ोर से उस पर चिल्लाना शुरू हो जाती है। अब वो जैसे ही दोनों में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कहा सुनी शुरू होती है तो होता क्या है, बात ही बातों में जो लड़की होती है वो राशिद में थप्पड़ मार देती है। अब जैसे ही वो लड़की राशिद में थप्पड़ मारती है तो राशिद को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब उन दोनों में हाथापाई शुरू होती है। जैसे ही उन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू होती है तो राशिद क्या करता है, उस लड़की के गले को बहुत ज़ोर से दबाना शुरू कर देता है और जब तक उस लड़की के गले को दबाता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते और आखिरकार सहनूर मर जाती है। अब होता क्या है, राशिद को जैसे ही पता चलता है कि उसके गले दबाने से वो लड़की मर चुकी है तो वो अचानक उससे दूर होता है, घबरा जाता है और सोचता है कि अब ये लड़की मर तो चुकी है, अब इसका करे क्या। तो वो होता क्या, सारी रात उस लड़की की लाश के साथ बैठा रहता है और अब सुबह हो जाती है। अब सुबह के 10-11 बज चुके हैं। अब 10-11 बजे होता क्या है, राशिद अपने घर से नहा धोकर बाहर निकलता है और एटीएम पर जाता है। एटीएम से वो 17,000 रुपये निकालता है और 17,000 रुपये निकाल कर उसके घर के पास एक जगह होती है लालपुर, और लालपुर में एक विशाल मेगा मार्ट होता है।
अब वो विशाल मेगा मार्ट में जाता है और विशाल मेगा मार्ट में जाकर एक बहुत बड़ी सी अटैची यानी कि सूटकेस खरीदता है और उस सूटकेस को लेकर वो अपने घर पर आता है और घर पे आकर उस लड़की को उस सूटकेस में डालता है, उसको सेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उस सूटकेस में नहीं आ रही होती। वो नहीं आ रही होती है तो राशिद क्या करता है, एक डंडे से लेकर उस लड़की के हाथ और पैरों को तोड़ता है और तोड़ने के बाद अच्छी तरह से उस सूटकेस में घुमा तुमा कर सेट कर देता है और उसकी चेन लगा देता है। अब वो लड़की उस सूटकेस के अंदर सेट तो हो गई। अब वो सोचता है कि अब इस सूटकेस को यहाँ से लेकर कैसे जाऊँ। अब वो क्या करता है, उसके घर में एक स्कूटर खड़ा होता है। अब उस स्कूटर के वो पीछे उस अटैची को यानी कि सूटकेस उसने जो खरीदा था उसको बांध लेता है और 27 तारीख की शाम को ही उस स्कूटर को स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है और वो उत्तर प्रदेश की ओर निकलता है। अब जब वो उत्तर प्रदेश की ओर निकल रहा होता है तो रास्ते में एक आशा रोड़ी एक चेक पोस्ट पड़ता है और उस चेक पोस्ट को पार करने के बाद वो यूपी की सीमा में चला जाता है और वहाँ से चलते चलते सहारनपुर का एक बिहारीगढ़ इलाका है। वहाँ पर आसपास में जंगल ही जंगल था और वो इतना घना जंगल था कि वहाँ पे अगर हम किसी को आवाज़ भी लगाएं तो वो आवाज़ किसी के पास तक पहुँचेगी नहीं। अब वो क्या करता है, उस जंगल में जाता है और अंदर घुस जाता है। वहाँ पे देखता है कि दूर दूर तक कोई नहीं है तो वो सूटकेस को लेकर वहाँ पे ऐसे ही फेंक देता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है और वो वहाँ से सीधा अपनी बहन के घर जाता है। अब जब ये अपनी बहन के घर जाता है तो 2-4 दिन क्या होता है, इसका नंबर चालू होता है। अब इसका नंबर चालू होता है तो इसको पता है कि इस लड़की की माँ को पता था कि ये लड़की राशिद के साथ रहा करती थी। अब एक दिन क्या होता है, उस लड़की की माँ का फ़ोन राशिद के पास आया होता है। वो उससे कहती है कि बेटा बहुत दिन हो गए मुझे शहबानू से बात नहीं हो पा रही, क्या तुम्हें जानकारी है कि वो कहाँ है? तो राशिद कहता है देखिए मैं कैसे उसके बारे में बताऊं, वो 2-2 4-4 दिन ऐसे ही गायब रहा करती थी, पता नहीं कहाँ जाती है, तो उसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। अब पता नहीं कहाँ होगी, किसके साथ है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब जैसे ही उस लड़की की माँ का फ़ोन कटता है तो राशिद को अंदर से डर लगने लगता है और राशिद क्या करता है, उसी दिन अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता है और उस दिन के बाद अपना मोबाइल ऑन नहीं करता। इसीलिए जब पुलिस उसको ढूंढ रही थी तो उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था। दोस्तों, उसकी माँ के फ़ोन के कटने के बाद ही राशिद ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया था। अब जब राशिद ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था तो इधर उसकी माँ कंटिन्यू अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। कभी पुलिस वाले के पास जाती है, किसी नेता के पास जाती है, जो वहाँ के बड़े लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं, उन सब के पास जाती हैं। तब जाकर उसकी माँ की 1 महीने के बाद रिपोर्ट लिखी गई थी और रिपोर्ट लिखने के बाद भी पुलिस वाले अपना काम बहुत ही धीमी गति से कर रहे थे। अब जब पुलिस वालों को खबर मिलती है किसी मुखबिर के द्वारा कि राशिद उसी रूम पर गया है जहाँ पर कि ये लोग किराए पर रहा करते थे, तो वहाँ पे जाके वो राशिद को गिरफ्तार करते हैं और वहीं से ये कहानी शुरू होती है। अब जब राशिद ने आखिर में उसकी बैग की लोकेशन बताई तो पुलिस बहुत सारे पुलिस बल के साथ राशिद को लेके उसी जंगल में जाती है और राशिद ने जैसे जैसे बताया था वैसे वैसे और उसी जगह पर पुलिस को वो बैग पड़ा हुआ मिलता है। अब पुलिस क्या करती है, उस बैग को खोल कर देखती है, लेकिन अब 1 महीना हो चुका था, सॉरी 96 डेज यानी कि लगभग 3 महीने प्लस हो चुके थे। तो पुलिस जैसे ही उस बैग को खोल कर देखती है तो उसके अंदर वो लड़की की लाश तो थी, उसके हाथ पैर टूटे हुए थे, लेकिन अब उस लड़की की लाश सड़ चुकी थी, उसकी बॉडी पर मांस नहीं था, सिर्फ उस लड़की का कंकाल ही कंकाल था। अब पुलिस ने उस लाश को अपने कब्जे में लिया और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पुलिस ने उसकी राशिद की बात पर पूरा विश्वास किया। अब क्या होता है, अब उस लड़की का जो कंकाल है उसका डीएनए कराया जा रहा है ताकि ये पता चल सके कि वाकई ये लड़की सहनूर ही है या कोई और है। दोस्तों, लड़की की जो उम्र थी वो 24 साल थी और लड़के की उम्र जो थी वो 23 साल थी, जो कि आज के समय में है। और जो लड़का था उस हत्या को करने के बाद कभी अपने घर नहीं गया था, क्योंकि वो लड़का किसी पिकअप पर हेल्परी का काम किया करता था, तो अपने घर पे बहुत दिनों के बाद जाया करता था। लेकिन शुरुआत में पुलिस ने उतनी मुस्तैदी से अपना काम नहीं किया, लेकिन आखिर में जब वो लड़का उन्हें पकड़ में आया तो उनको जानकारी मिली कि इस लड़के ने कैसे कैसे करके उस लड़की की हत्या की है। लेकिन अब जब जनता को ये बात पता चलती है सोशल मीडिया के थ्रू
कि एक लड़का एक लड़की से सोशल मीडिया के थ्रू मिला था, अब ये दोनों प्यार करने लगे और ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे, लेकिन आखिर में उस लड़के ने उस लड़की की हत्या कर दी थी। अब लोग ये जानना चाहते थे कि उस लड़के ने उस लड़की की हत्या क्यों की थी। तब वो लड़का बताता है कि साहब, वो लड़की 2-2 3-3 दिन के लिए गायब हो जाया करती थी, रात को गायब हो जाती थी, सुबह आया करती थी। वो किसी स्पा में काम करती थी, किसी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, किसी के साथ सोती थी, उठती थी, बैठती थी। मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। मैं उससे बार बार पूछा करता था कि आखिर तुम कहाँ जाती हो, किस जगह काम करती हो, लेकिन वो लड़की नहीं बताया करती थी। आखिरकार जब उस लड़की से मेरी बातचीत हुई, उसने मेरे से पे हाथ उठाया तो मुझे गुस्सा आ गई और उस गुस्से में मैंने उस लड़की का गला दबाया और गला दबाते ही उसकी मौत हो गई। दोस्तों, बस आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से वो राशिद उस लड़की से मिलने गया था, उसी तरह से अगर वो वापस आ जाता तो आज राशिद बिल्कुल सही सलामत अपने घर होता, वो जेल में नहीं होता, बल्कि वो लड़की थी वो भी जिंदा होती, आज उसकी मौत ना होती। और अगर इन रिश्तों में जब इतना दम ही नहीं था तो उन दोनों को साथ में रहना ही नहीं चाहिए था। और वैसे भी वो अवैध तरीके से एक दूसरे के साथ रह रहे थे, क्योंकि इन दोनों ने शादी नहीं की थी, वो सिर्फ लिविंग में रह रहे थे। और आपको क्लियर करना चाहूँगा कि लिविंग के रिश्ते ज़्यादा दिन नहीं चलते। और इधर लड़की के माता पिता आखिर इतने बेफिक्र कैसे हो गए कि उनकी लड़की बाहर कमाने गई है, उनको पैसे भेज रही है, तो क्या उनका फ़र्ज नहीं बनता कि वो अपनी बेटी से पूछें कि वो क्या काम करती है, कितने बजे से कितने बजे तक अपने काम पे रहती है, कब घर आती है और किस किस लोगों से उसकी जान पहचान है और किन किन लोगों के साथ वो रहती है। और जब उन्हें फिक्र हुई तो तब तक वो लड़की बहुत दूर जा चुकी थी, जहाँ से कि वापस लौट कर कभी कोई आ नहीं सकता। तो दोस्तों, मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो भी रिश्ते बनाएं तो उस पर ज़रा ध्यान दें। आपके बच्चे कहीं घूमने जा रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं तो उन पर अपनी नज़र रखें कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, ताकि वो भी सही रहें, आप भी सही रहें। तो बस कहानी यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना या किसी को विचलित करना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था और आपको सतर्क करना था।